गाइज जैसे कि हमने देखा कि जिन्वू एसल की मदद से 100 फ्लोर तक पहुंच जाता है जहां पर उसे डिमन कैसल का बॉस बैरन मिलता है और उन दोनों की लड़ाई सच में काफी कमाल की होती है। और यहाँ पर जेजू रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान से भी हंटर्स आ जाते हैं जो कि चेयरमैन घो के साथ मिलकर जेजू आइलैंड पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि यह प्लान सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। जैसे कि आप सबको याद ही होगा कि जिन्वू डिमन कैसल के अंदर एलेजर ऑफ लाइफ को बनाने आया होता है, तो बैरन को हराने के पास उसकी पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि एलेजर ऑफ लाइफ की जो क्वालिटी और सक्सेस रेट होता है वो जिन्वू की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें एक ऐसा चांस भी है जिसमें अगर जिन्वू के पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ भी जाएं तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर जिन्वू तो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को होश में लाना चाहता है, तो इसलिए वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसे एलेजर ऑफ लाइफ की 6 बटल्स मिल जाती हैं और इसके साथ साथ जिन्वू को एक न्यू शैडो भी मिल जाती है। वैसे मेरे हिसाब से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद जिन्वू को बैरल की शैडो मिली होगी, पर अगर आपको याद हो कि जब जिन्वू डेमन कैसल के अंदर आया था तो सिस्टर ने उसे बताया था कि वो डीन सन्स की शैडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर हमने देखा था कि बैरन एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर आया था जो कि एक डीन नहीं है, जिस वजह से जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा और उसे काइजर नाम का एक ड्रैगन मिल जाता है। और अब जब जिन्वू के पास सब कुछ आ चुका है तो इसलिए अब उसे जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुंचना है। वैसे तो इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है जहां पर नॉर्मल डंजो की तरह बॉस को हराने के बाद ऑटोमेटिक डंजो खुल जाए। पर जिन्वू के पास एक रून स्टोन होता है जिसे तोड़कर उसे शैडो एक्सचेंज नाम की एक न्यू एबिलिटी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अपनी शैडोज की जगह को अपने साथ बदल सकता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि टोरो ने लड़ाई के टाइम यूजी के साथ अपनी जगह को अदलाबदली किया था। पर फर्क बस इतना सा है कि जिन्वू इसे 3 घंटे में बस एक बार ही यूज कर सकता है। तब जिन्वू अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और उन्हें एलेजर ऑफ लाइफ पिलाता है, जहां पर हम काफी इमोशन मूवमेंट को देखते हैं क्योंकि 4 साल बाद जिन्वू की माँ होश में आई होती है। वैसे गाइज मैंने देखा है कि सीजन 2 के अंदर वैसे तो उन्होंने कोई इमोशन सीन डाला नहीं था और कुछ सीन को तो काट ही दिया था, पर इस एपिसोड के अंदर उन्होंने यह सीन काफी ज्यादा डेप्थ में दिखाया है। मुझे पता है कि काफी लोगों को ये चीज पसंद भी नहीं आई होगी क्योंकि जैसे ही पेसिंग चल रही थी एनीमे की और उसके बाद ऐसा एपिसोड आ जाए तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। पर मुझे ये देख के काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि क्रंची रोल के ऊपर जो सा ये वाला एपिसोड है ये मोस्ट डिसलाइक्ड एपिसोड बन गया है। और इस चीज से यह भी पता चल रहा है कि सोलो लेवलिंग बच्चों के अंदर ज्यादा मशहूर है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, और शायद इसी वजह से जो उनसा सोलो लेवलिंग है उसने अपनी कहानी में से काफी चीजों को काट दिया सो दैट जो बच्चे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जोन से बच्चे हैं उन्हें एक्शन ज्यादा पसंद आता है। और ये सेम चीज हमने हाशिर ट्रेनिंग आर्क में भी देखी है, बट आई थिंक सो जो उसे ये वाले मूवमेंट्स होते हैं ना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कहानी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कहानी नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ भी बस उसके के अंदर एक्शन 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 ही होता रहे। उस कहानी को एक डायरेक्शन देने के लिए और उसके साथ रिलेट करने के लिए थोड़ा इमोशन कनेक्ट बनना ज्यादा जरूरी होता है। तो आई थिंक कि जोन सा सोलो लेवलिंग है, जोन से ये चीजें मिसिंग चीजें हैं ना, ये उन्हें ऐड जरूर करनी चाहिए थी। मैं एज अ बिजनेस समझ सकता हूँ कि उनके लिए एक बड़ी आंख को इसके अंदर कवर करना जरूरी था, तभी एनीमे की थोड़ी हाइप बनती और शायद इसी वजह से उन्होंने काफी सारी एपिसोड्स में से काफी सारे सीन्स को काट दिया। बट आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ऐसे एपिसोड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर हमें एक और मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर बेक अपने पुराने दोस्त एस रैंक हीलर मिन के साथ मिल रहा होता है जो कि उनके साथ पिछले जेजू आइलैंड की रेड के अंदर गया होता है और वहाँ पर उन्होंने अपने एक दोस्त इंसो को भी खो दिया होता है, जिस वजह से मिनी ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब से एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा और वो इस रेड के अंदर भी हिस्सा नहीं लेने वाला। चेयरमैन गो फोर्थ जेजू आइलैंड रेड को पब्लिकली अनाउंस कर है और यहाँ पर हमारे साथ एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया जाता है जो कि अमेरिकन एस रैंक थॉमस एंड्रू होता है और उसकी पावर एक नेशन की मिलिट्री जितनी होती है। वैसे अगर आपको याद हो तो डोन सूप भी अमेरिका से ही था, तो शायद चेयरमैन गो को भी ये एहसास हो रहा होता है कि वो शायद जापान के अंदर जिन्वू को ही ढूंढने आया है। तब चेयरमैन गो जिन्वू को भी जेजू आइलैंड के रेड के लिए इनवाइट करते हैं और वहाँ पर जिन्वू को बहुत ज्यादा तगड़ा और महसूस होता है क्योंकि हंटर एसोसिएशन के जिम के अंदर बेक और हंटर माँ आपस में प्रैक्टिस
कर रहे होते हैं, जो दोनों ही एस रैंकर्स होते हैं। और हमें पहले यह भी बताया गया था कि जब जब भी दो एस रैंकर्स आपस में लड़ते हैं तो वो पूरी की पूरी सिटी को ही तबाह कर सकते हैं। पर जो हंटर एसोसिएशन का जेम होता है वो हायर रैंक जम से बनाया गया होता है, ताकि वहाँ पर एस रैंकर्स बिना किसी टेंशन के आपस में प्रैक्टिस कर सकें। और उन्हें लड़ता हुआ देखकर जापान के हंटर्स भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो आपस में टेस्ट मैच रखने का डिसाइड करते हैं, जिसमें दोनों टीमों के 4-4 मेंबर्स को चुना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जिन्वू पार्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कॉम्बैट टाइप हंटर्स के बीच में है और जिन्वू ने अपने आप को एक मेज की तरह रजिस्टर किया है। पर क्योंकि जिन्वू बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो जो जापान हंटर्स का हेड गोटो होता है उसे भी जिन्वू की पावर का एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे भी शक होने लग जाता है कि जिन्वू असल में एक मेज है या फिर नहीं। वैसे तो हम सबको पता ही है कि जिन्वू कितना ज्यादा ताकतवर है, और ऐसा हम थोड़ी देर बाद देखते भी हैं, क्योंकि जापान हंटर्स और कोरियन हंटर्स के बीच का मुकाबला काफी ज्यादा इंटेंस होता है, जहां पर बेक अपनी पूरी पावर को यूज करने के बावजूद भी जापान के हंटर्स को नहीं हरा पा रहा होता। और हम देखते हैं चाके हमला करने की वजह से एक जापान हंटर गुस्से में बावला सा हो जाता है, और अगर हीरोइन के ऊपर खतरा आ जाए और हीरो आए ना तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए जिन्वू उस हंटर को रोक देता है, जिस वजह से गोटो को भी जिन्वू में काफी इंटरेस्ट आने लगता है और हमें जिन्वू और उसके बीच की लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि सच में काफी कमाल की होती है। और इसके अंदर जिन्वू बस गोटो की पावर को टेस्ट कर रहा होता है, पर फिर भी गोटो जिन्वू के मुंह पर कट लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और उनकी पावर्स को देखकर तो बाकी सब भी डर जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों को रोकने के लिए सभी को वहां पर आना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं जिन्वू जेजू आइलैंड की रेड के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसकी माँ काफी टाइम बाद होश में आई होती है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा होता है। और यहाँ पर जेजू आइलैंड के अंदर एक नई आंट का जन्म होता है, जिसकी पावर बाकी आंट से काफी ज्यादा होती है। और मजे की बात पता क्या है कि यही हमारा मेन विलन होने वाला है। तब आगे बस सभी लोग अपनी जेजू आइलैंड की रेड के लिए तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर जुई और संग भी वापस आ जाते हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जूही और सोंग उन 6 मेंबर्स में से वो 2 लोग हैं जो कि डबल डंजो से बच गए थे, और यह दोनों ही जिन्वू के काफी ज्यादा करीब थे। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होती है, और इस पूरे अटैक को कवर करने के लिए वहां पर एक ए रैंक हंटर कैमरामैन बनकर जाता है, ताकि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लग सके। और यहाँ पर कोरिया की फोर्सेस जेजू आइलैंड को घेर लेती है। वैसे मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि जो एस रैंक हीलर मीन है उसे जेजू आइलैंड की रेड के लिए मना कर दिया था, पर अब इस रेड से काफी सारे लोगों की जिंदगी जुड़ गई है, तो इसलिए वो इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। और तब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, जहाँ पर सारे जापान के हंटर्स अपनी पावर के जरिए सभी आर्ट्स को अपनी तरह बुलाने लगते हैं, और जिन फोर्सेस ने जेजू आइलैंड को घेरा होता है वो सभी लोग इंटरफेरेंस सिग्नल भेजने लगते हैं, ताकि सारी आर्ट्स क्वीन से अलग हो जाएं और कोरियन हंटर्स आराम से क्वीन को मार सके। और तब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर चोई आते ही आर्ट्स को जलाना स्टार्ट कर देता है, और वो सभी लोग आंट के एक चेंबर में पहुंच जाते हैं। और तब उन्हें वो वाला अंडा दिखाई देता है जिसके अंदर से अब तक का सबसे ताकतवर आंट निकला होता है, और उन्हें भी उसे देखकर काफी डर लगना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जापान के जो हंटर्स आर्ट्स के साथ लड़ रहे होते हैं वहाँ पर एक अनहोनी हो जाती है, क्योंकि जापान की एक हीलर को कोई मार देता है। और गाइस एक बार सोच के देखो कि जो एक एस रैंक हंटर को मार सकता है उसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। वैसे गाइज उनसा ये वाला एपिसोड है, ये मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब कि जो उनसा इम्पैक्ट फैक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ वो अभी भी नहीं था, क्योंकि काफी मोमेंट ऐसे थे जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता था, जैसे कि जब जिन्वू ने चाको बचाया, या फिर जो जिन्वू और गोटो की लड़ाई थी उसे देखकर ना यार पता नहीं कुछ ना मिसिंग लग रहा था कि हाँ भी जैसे कि कोई चीज मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है वो मुझे तो पता है, पर आई थिंक सो वो चीज होनी चाहिए थी। और यहाँ पर जब हंटर्स ये कह रहे थे कि अब हीरोज को ही इस दुनिया को बचाना पड़ेगा, तब पता नहीं मुझे ना साइतामा की याद आ गई, और मैं ये सोच रहा था कि जब जिन्वू जेजू आइलैंड नहीं जा रहा है तो शायद साइतामा जाएगा, पर फिर मैंने सोचा कि यार साइतामा कैसे जा आ सकता है, क्योंकि इस टाइम तो वो खुद एनिमेट होने लगा हुआ है। आफ्टर ऑल अक्टूबर के अंदर उसका सीजन 3 आ रहा है, जिसमें फाइनली हमें वो लड़ाई दिखाई जाएगी जिसका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीज इस बार कोई ना कोई तो उसे एस रैंक तक पहुंचा ही दे। वैसे साहिता से एक और चीज याद आ
रही है। यहाँ पर सारी दुनिया जेजू आइलैंड की तैयारी में लगी है और यहाँ पर हमारा हीरो तो बस सायता का वर्कआउट प्लान फॉलो करने में लगा हुआ है। लगता है यह भी सायता की तरह ग्रैंड एंट्री की तैयारी कर रहा है। आफ्टर ऑल बिना हीरो के लड़ाई खत्म कैसी होगी? अब गाई आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर सायता जेजू आइलैंड आग की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करता तो क्या क्या होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। निसार सोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।